गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिस्ट्री में लास्ट पार्ट देखेंगे चैप्टर सेकेंड का। इसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि ब्रिटिशर्स के कितने एक्सपेंशन के तरीके थे या कैसे वो चीज़ को बढ़ाते थे इंडिया में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। एक जुडिशियल रिव्यू का हम लोग डिस्कस किए थे जिसकी शुरुआत वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। किसने की थी स्टूडेंट? वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है ना। तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे और ये भी डिस्कस किए थे कि कैसे इन्होंने जुडिशियल रिव्यू को आगे बढ़ाया है। ठीक है, इन्होंने दो कोर्ट बनाए थे, एक था दीवानी और एक था फौजदारी यानी क्रिमिनल कोर्ट, और एक दीवानी कोर्ट। इसमें क्रिमिनल कोर्ट और फौजदारी में ये होता था कि क्राइम से जितने रिलेटेड कोर्ट होते थे उसको देखा जाता था, और दीवानी में वैसे रिलेटेड होते थे जो इंक्लूडिंग होते थे लैंड से रिलेटेड या किसी और फैमिली से रिलेटेड चीज़ें होती थी, उसको इसमें देखा जाता था यानी दीवानी कोर्ट में। तो ये सारी चीज़ों की स्टार्टिंग किसने की थी स्टूडेंट? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश इंडिया में। ठीक है ना। आगे देखते हैं स्टूडेंट, इसमें क्या दिया है। इसमें आगे दिया है स्टूडेंट कि कैसे कौन से मेथड से एक्सपेंशन किया इंग्लिश टेरिटरीज़ को इंडिया में, यानी इंग्लिश जो अंग्रेज़ थे उन्होंने कौन कौन से तरकीबें अपनाई जिससे कि कहा जा सकता है कि उन्होंने इंडिया में इतने दिनों तक रूलिंग किया। उसमें दिया है पहला बाई कॉन्क्यूस्ट यानी विजय प्राप्त करके, यानी लोगों को हराकर, राजाओं को हराकर। जो ब्रिटिश थे वो फॉट करते थे नंबर ऑफ वॉर्स, बहुत ज़्यादा वॉर्स करते थे। दे एक्सपेंडेड देयर एम्पायर इन इंडिया, यानी अपने एम्पायर को फैलाने के लिए कि ताकि इनसे क्या हो सके, अब पूरा इलाका इनके अंडर में हो सके। दे एडेड द टेरिटरीज टू देयर एम्पायर आफ्टर कॉन्क्यूरिंग देयर इंडियन स्टेट्स। इसका क्या मतलब स्टूडेंट? इसमें उन्होंने बहुत सारे टेरिटरीज को यानी एम्पायर्स को जीत कर अपने यानी इंडियन स्टेट में जितने भी एम्पायर थे उसको कॉन्क्यूर कर यानी जीत कर अपने में शामिल कर लिया। जैसे सिंध जो पाकिस्तान में फ़िलहाल में पड़ता है, पंजाब, बंगाल, मैसूर, हैदराबाद, इस सारे जितने भी छोटे छोटे पार्ट थे, यहाँ तक कि म्यांमार और नेपाल भी, इनको भी अपने क्षेत्र में यानी अपने एरिया में इंक्लूड कर दिया बाय द कॉन्क्वेस्ट, यानी ये विजय प्राप्त करके। आगे दिया स्टूडेंट सेकेंड नंबर बाय सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस का मतलब क्या होता है, इसके को क्या क्या रूल है इसको देखना है हमें, ठीक है ना। दिया इसकी शुरुआत सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। इस सिस्टम की शुरुआत, पहला चीज़ याद रखने वाली चीज़ कि लॉर्ड वेलेस्ली ने इसकी स्टार्टिंग की थी। कौन सी चीज़ की? तो सब्सिडियरी अलायंस की। इस अलायंस के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें होती थी उसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। जिसमें पहला दिया है कि विद द पर्पोज, ये क्या होता था इस सिस्टम में, अलायंस में जो इंट्रोड्यूस होते थे ब्रिटिश गवर्नर जनरल वेलेस्ली के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है ना। इसमें हम लोग देखेंगे इसके क्या क्या कंट्रोलिंग नेटिव थे, यानी इसमें क्या क्या ऐसे रूल थे जिससे कि ब्रिटिशर जो थे यानी लॉर्ड वेलेस्ली ने कैसे कंट्रोल कर दिया पूरे इंडियन स्टेट्स को, उसके बारे में दिया है स्टूडेंट। पहला दिया है स्टूडेंट कि इंडियन रूलर्स विल नॉट अलाउड, यानी इंडियन रूलर्स को अलाउड नहीं था क्या करने के लिए कि इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स, उनके पास खुद के सैनिक तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। पहला रूल इसमें था कि पहले रूल में था कि उनके पास खुद की फोर्स नहीं रहेगी, हम उन्हें फोर्स प्रोवाइड करेंगे। अंग्रेज़ों का कहना था कि हम उन्हें फोर्स प्रोवाइड करेंगे, यानी जितने भी किंग्स थे इंडिया में जो छोटे छोटे टेरिटरीज में थे उनको लॉर्ड वेलेस्ली ने एक सब्सिडियरी अलायंस बनाया। इस अलायंस के अकॉर्डिंग बोला कि मैं आप लोगों को फोर्स दूंगा, आप लोग अपनी खुद की फोर्स नहीं रखेंगे और इसके बदले आप हमें कुछ पेमेंट देंगे, यानी कुछ पे करेंगे, यानी पैसे देंगे। ठीक है ना। ये इनका रूल था। ठीक है, इसी को बोला जाता है स्टूडेंट सब्सिडियरी अलायंस, याद रखेंगे। आगे दिया है जब ऐसा कभी सिचुएशन आ जाता था इंडियन रूलर्स हैड टू कीप ब्रिटिश रेसिडेंट, यानी लगता था जैसे कि इंडियन रूलर्स को किसके अंडर कंट्रोल में है स्टूडेंट? तो ब्रिटिश रेसिडेंट्स के। जाहिर सी बात है, हम किराए पर रखे हैं, जैसे लग रहा है कि वो क्या चीज़ है कि हमारे पूरे कंट्रोल में है, वो चीज़ें पूरे कंट्रोल में किसके? ब्रिटिश के। विद द पासेज ऑफ टाइम दिस रेजिडेंट्स स्टार्टेड इन्फ्रेटिंग इन द इंटरनल अफेयर्स, यानी धीरे धीरे ये पूरे चारों ओर क्या होता गया स्टूडेंट? फैलता गया पूरे इंडिया में। आगे दिया है इफ़ द रूलर, अगर ऐसा कभी होता था कि कोई ऐसा भी रूलर जो
हो सकता है कि ये सारे पेमेंट को इंक्लूड ना कर पाए, क्योंकि छोटे छोटे राजा थे जो आपस में क्या करते थे रहते थे स्टूडेंट, एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तो उनके लिए आर्म फोर्स की ज़रूरत होगी, और ये आर्म फोर्स कौन प्रोवाइड करता था? लॉर्ड वेलेस्ली की सेना, यानी उसकी आर्मी। जब ये लॉर्ड वेलेस्ली की सेना रखती तो उसके बदले एक अलायंस होता था कि आप हमें इतना पेमेंट देंगे तभी हम आपको इतने सैनिक भेजेंगे। तो उस कंडीशन में अगर कोई भी रूलर ये फेल्ड हो जाता था पेमेंट करना, किस चीज़ का स्टूडेंट, जितना उसका पार्ट था, यानी वेलेस्ली का, यानी अकॉर्डिंग टू द सब्सिडियरी अलायंस का, अगर उस पार्ट को यानी उस पैसे को वो फेल हो जाता था जमा करने में, तो आसानी से जो ब्रिटिश गवर्नर थे लॉर्ड वेलेस्ली और उनकी सेना उस पूरे एरिया को अपने कब्जे में ले लेती है। जस्ट लाइक स्टूडेंट, अगर कोई कर्ज लिया है हमसे, या गवर्नमेंट से हमने कर्ज लिया है, उस कर्ज को मैं चुका नहीं पाया, तो उस कर्ज के अकॉर्डिंग मेरी पूरी संपत्ति क्या हो जाएगी स्टूडेंट, तो जमा कर ली जाएगी। पूरे जितने भी इनकम्स होंगे वो पूरे जमा कर लिए जाएंगे। वही काम लॉर्ड वेलेस्ली करता था कि जब सेना देता था तो उसके बदले पैसे लेता था, और जब पैसा कोई राजा जमा नहीं कर पाता था तो उसकी पूरी जितनी भी टेरिटरी थी अपने कब्जे में वो ले लेता था। ये था सब्सिडियरी अलायंस। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे निज़ाम था हैदराबाद का, फर्स्ट इंटर अलायंस, पहला ऐसा राजा था जो इस अलायंस के अकॉर्डिंग शामिल हुआ। ये भी याद रखेंगे, निज़ाम ऑफ हैदराबाद पहला ऐसा राजा था, ऐसा नवाब था जो पहली बार इस अलायंस के अकॉर्डिंग शामिल हुआ। उसके बाद से टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, लेकिन टीपू सुल्तान ने इस अलायंस को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश विक्ट्री इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर, हमने देखा कि उनको हराया गया कब, तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में, जिसमें कहा जा सकता है मैसूर फोर्स टू बिकेम अ सब्सिडियरी अलायंस। उसके बाद जितने भी मैसूर की फोर्सेस थी उनको शामिल कर दिया गया किसमें, ब्रिटिश अलायंस में। आगे देयर लेटर मराठा, उसके बाद मराठा, बाजीराव सेकेंड आल्सो एक्सेप्टेड सब्सिडियरी अलायंस इन द ट्रीटी ऑफ बेसिन, यानी बेसिन के ट्रीटी के अकॉर्डिंग उन्होंने भी, यानी जो मराठा के किंग थे जिनका नाम था बाजीराव सेकेंड, उन्होंने भी अंग्रेज़ों की इस सब्सिडियरी अलायंस को क्या कर लिया स्टूडेंट, एक्सेप्ट कर लिया। आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरा तरीका क्या था। इसमें देखेंगे स्टूडेंट कि दूसरे तरीके में क्या है, तो सबको समझ में आ गया होगा सब्सिडियरी अलायंस। आगे दिया है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसका मतलब क्या होता है इसको बारे में समझते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस, पहली बात याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था स्टूडेंट, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, हमने 3 गवर्नर जनरलों को इसमें इंक्लूड किया है। पहला फर्स्ट वारेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल था। दूसरा हमने पढ़ा लॉर्ड वेलेस्ली जिसने सब्सिडियरी अलायंस की स्टार्टिंग की। इसमें हमने पढ़ा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसमें हम लोग जाने कि लॉर्ड डलहौजी ने इसकी स्टार्टिंग की थी। आगे दिया है इन दिस सिस्टम इफ़ इंडियन रूलर डिड नॉट हैव हिज ओन रियल सन, अगर कोई भी इंडियन रूलर्स के जो राजा होते थे उनके अपने बेटे नहीं हैं, यानी उनके अपने सन नहीं हैं, ठीक है ना, इफ़ ही कुड नॉट अडॉप्ट द सन ऑफ हिज रिलेटिव विदाउट द सिलेक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, समझ लेते हैं। इस नियम के अकॉर्डिंग अगर कोई भी राजा के अगर कोई अपना बेटा नहीं है तो वो दूसरे के बेटे को राज संभालने के लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ये रूल था। पहले क्या होता था कि अगर किसी राजा के बेटा कोई नहीं होता था तो वो एक युग, यानी जो ऐसा होता था कि जो राज को चला सके एबल पर्सन को चूज करता था पूरे राज्य में, और उसी को अपना राज्य पूरा सौंप देता था कि आगे यही चलाएगा। लेकिन अब क्या था अंग्रेज़ों के द्वारा, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में जब डलहौजी ने यह नियम लाया तो उसने क्या कहा कि इस नियम के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा राजा जिसके रियल सन नहीं है, अपने बेटे नहीं है, वो दूसरे के सन को अडॉप्ट यानी गोद नहीं ले सकता विदाउट सैंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल, बिना गवर्नर जनरल के परमिशन के। आई बात समझ। दस द इंडियन रूलर्स ऑफ सच स्टेट बिकेम द हेल्पलेस बिफोर द कंपनी। ठीक है ना, अब कहा जा सकता है कि इसके अकॉर्डिंग जितने भी सारे रूलर्स थे जिनके सन नहीं थे वो सारे लोग क्या हो गए, इसके अंडर में आ गए, और धीरे धीरे इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कर लिया, जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी,
वो जहाँ भी ऐसा कभी कंडीशन आता था जिसके रियल सन नहीं होते थे, उस पूरी टेरिटरीज़ को अपने कब्ज़े में ले लेते थे। तो ये बहुत बड़ा एक अलायंस था, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता था कभी कोई ने अकॉर्डिंग में, तो कहा जा सकता है कि ब्रिटिश ने बहुत सारे अलायंस किए, बहुत सारे ऐसे सिस्टम अपनाए जिससे कि इन्होंने पूरे इंडिया में ब्रिटिश इंडिया को एक्सपेंड करने में, यानी इस टेरिटरीज़ को बढ़ाने में अपना तरीका अपनाया। उनमें से हमने 2 पढ़े, इम्पोर्टेंस पढ़े, 3 पढ़े। पहला हम लोगों ने पढ़ा कि बाय कन्क्यूस्ट, यानी कैसे उन्होंने कन्क्यूस्ट के द्वारा यानी जीत के द्वारा किसी राजा को हराकर अपनी क्षेत्र में यानी अपने एरिया में शामिल किया। दूसरा हमने पढ़ा सब्सिडियरी अलायंस, और तीसरा हमने पढ़ा बाय डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स। ये तीनों कंडीशन जो ब्रिटिशों ने अपनाए और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने पूरे एरिए को ब्रिटिश इंडिया में शामिल करने का एक एफर्ट किया था। ठीक है ना। आगे हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे स्टूडेंट, हिस्ट्री में। ठीक है, उसमें भी देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।